हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का 5th चैप्टर, दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि देखा जाए इसको तो, क्योंकि ये मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। तो याद रखिएगा भाई, जियोग्राफी ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस जियोग्राफी में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में भी है और पॉलिटिक्स में भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए या ऐसा कहीं मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। और एक बच्चे की स्टोरी दी हुई है जिसका नाम है हेबन। ठीक है, जो एक गुवाहाटी के आसपास को एक रिमोट विलेज था, है ना। वहाँ से ये आए गुवाहाटी, है ना, हम जानते हैं गुवाहाटी मतलब असम। ठीक, तो हेवन जो है वो गुवाहाटी पहुंचता है अपने पिताजी के साथ एक रिमोट विलेज से। रिमोट विलेज मतलब बहुत दूर दराज का, कहीं जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, वहाँ से जब वो गुवाहाटी पहुंचा तो उसने क्या देखा, कुछ स्ट्रेंज हाउसेस हैं। ठीक है, स्ट्रेंज हाउसेस लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जो मूव हो रहे हैं अलोंग द रोड। ठीक, तो ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउसेस। एक्चुअली में वो बसेस को और ट्रेन्स को हाउसेस समझ रहा है। ठीक है, ही ऑल्सो सीज अ किचन ड्रैगिंग अ नंबर ऑफ हाउसेस अलोंग विथ इट। ट्रेन में जो पेंट्री कार्ट होती है उसको ये समझ रहा है ऐसे, है ना। और बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुआ, वो चौंक गया, है ना। तो ही इज अमेज्ड और वो अपने पिताजी से क्या पूछ रहा है, वाई डोंट आवर हाउस मूव लाइक द वन वी सॉ इन गुवाहाटी। बा यानी कि पिताजी। ठीक है, अब उसके पिताजी उसे जवाब देते हैं कि बेटा वो घर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो घर नहीं है, वो क्या है, बसेस और ट्रेन्स हैं। और ये घर के जैसे ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बने हुए हैं, बल्कि कैसे बने हुए हैं, मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। और ये अपने आप नहीं चलते, इनको चलाने के लिए इंजन लगता है, और इंजन को चलाने के लिए भी एनर्जी लगती है, जो हमें एनर्जी मिनरल से मिलती है। ठीक है, तो बच्चे को देखो क्यूरोसिटी थी, क्योंकि उसने कभी पहले देखा ही नहीं था ये सब। तो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ समझ में आ रही है। ठीक है, तो भाई मिनरल्स तो इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो मिनरल्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत डिफरेंट टाइप के मिनरल्स यूज करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, ये मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से हैं। तो भाई कहाँ से मिलते हैं ये मिनरल्स, हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, है ना। हम जानते हैं कि अर्थ का जो ये क्रस्ट है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, एंड दीज मिनरल्स आर एम्बेडेड इन रॉक्स। तो रॉक्स क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो रॉक्स क्या हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स हैं। ठीक, तो इन रॉक्स में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उन मिनरल्स को फर्दर रिफाइन किया जाता है, और प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद हमें इन मिनरल्स में से क्या मिल जाते हैं, मेटल्स मिल जाते हैं, जिनका यूज़ हम करते हैं अपने रिसोर्सेस की तरह। ठीक है, तो मिनरल्स जो हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर चीज़ में हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइनी पिन टू टावरिंग बिल्डिंग, बिग शिप्स। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स जो होते हैं ना, सॉरी, ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक, इसके अलावा रेलवे लाइंस, रोडवेज, रोडवेज में भी हम जानते हैं टारमैक यानी कि जो डामर रोड बनती है वो। ठीक है, हमारे जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, मिनरल से। इवन हमारा जो टूथपेस्ट होता है या हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, है ना। तो मिनरल्स देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कार्स, बसेस। ठीक है, फूड जो हम लेते हैं वो, हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ह्यूमन बींग्स ने मिनरल्स का यूज़ किया है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों किया है हमने। तो हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, डेकोरेशन कर सकें, फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट कर सकें, रिलीजियस सेरेमनीज और राइट्स को एंजॉय कर सकें, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखो ये इसको स्टडी करेंगे ना, जब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे तो यहीं से हमको समझ में आ जाता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, how human beings have used minerals in different stages of life for their development. तो ये सारे हम बताएंगे।
कि हमने लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिविटीज़ के लिए और रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मिनरल्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं अपन वापस से, मैंने जो टूथपेस्ट की बात की थी, भाई सुबह उठ के सबसे पहला काम हम यही कर रहे हैं कि भैया ब्रश कर लो, उसके बाद कुछ और होगा। तो ये टूथपेस्ट होता है ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं उन मिनरल्स की जो हमारे दांतों की क्लीनिंग का काम करते हैं, शाइनिंग लाने का काम करते हैं, वो एब्रेसिव मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, एब्रेसिव मिनरल्स का मतलब क्या है? जो चमकाने का काम करते हैं। तो एब्रेसिव मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। ठीक है, ये क्लीनिंग का काम करते हैं, ये अपन को याद रखना है। ये काय का काम करते हैं? क्लीनिंग का काम करते हैं। तो ये एब्रेसिव मिनरल्स हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्रेसिव मिनरल्स क्या कहलाते हैं, तो हमें क्या आंसर करना है उसमें? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स, ये क्या होते हैं? एब्रेसिव मिनरल्स होते हैं। फिर बात करते हैं हम फ्लोराइड की, जो कैविटीज़ को रिमूव करता है ना। तो ये फ्लोराइड जो है, जो कैविटीज़ को रिमूव करता है, ये हमें काय से मिलता है? फ्लोराइड से मिलता है। फ्लोराइड एक मिनरल है जिससे फ्लोराइड हमको मिलता है और ये कैविटीज़ दूर करने का काम करता है हमारे दांतों में। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। देखो, टूथपेस्ट में टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जिससे कि वो वाइट हो जाता है ना। टूथपेस्ट आर मेड वाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक, और ये किस टाइप के मिनरल से मिलता है? रिटाइल, इल्मेनाइट, ठीक है, एंड एनेटेस। ठीक है, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हमको टाइटेनियम ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक, स्पार्कल्स जो होते हैं उसमें हमें दिखता है ना, कुछ कुछ टूथपेस्ट में बीच में रेड कलर का टूथपेस्ट है और बीच में स्पार्कल्स होते हैं। तो ये स्पार्कल्स काय के होते हैं? ये माइका के होते हैं। ठीक है, और वो टूथपेस्ट जिस ट्यूब में भरकर दिया जाता है, हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट से, वो ट्यूब काय की बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी हुई है। और ये प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है। पेट्रोलियम से जो वेस्ट बच जाता है उसका भी यूज़ किया जाता है, केमिकल्स बनते हैं, उससे प्लास्टिक बनती है अलग अलग टाइप की। तो वो प्लास्टिक जो है ना, वो पेट्रोलियम से मिल रही है और पेट्रोलियम भी एक मिनरल है, एनर्जी मिनरल है। ठीक है, तो ये सारे हैं। इसके अलावा हमने कहा था फूड की बात करी थी, तो फूड में भी मिनरल्स होते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन वगैरह जो हो रहा है, वो सब भी मिनरल्स के बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जो फूड इंटेक लेते हैं उस फूड इंटेक में भी क्या होते हैं? 0.3% मिनरल्स होते हैं। जिंक होता है, आयरन होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। 0.3% मिनरल्स होते हैं। लेकिन यदि हम ये 0.3% मिनरल्स नहीं लेते हैं तो जो बचा हुआ 99.7% फूड है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब मिनरल्स की इंपॉर्टेंस हम अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में भी समझ सकते हैं कि भाई ये मिनरल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस तो हमको समझ में आ गई। अब इन मिनरल्स की स्टडी कौन करता है? इन मिनरल्स की स्टडी जो है ना, वो करते हैं जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स। ठीक है, और उनके हिसाब से जरा हम डेफिनेशन समझते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट इज अ मिनरल, है ना। तो ये मिनरल क्या होता है? हम जानते हैं हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब वही एलिमेंट्स, जब एक ही टाइप का एलिमेंट पूरा अवेलेबल हो तो वो मिनरल कहलाता है, मतलब कि होमोजीनियस होना चाहिए। तो जियोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं मिनरल्स को? कि होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, होमोजीनियस जिसमें सारे एक ही टाइप के एलिमेंट्स हों, होमोजीनियस और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है ना। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, है ना, हम जानते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइंड है, एक बॉन्ड का अंतर है और उसमें देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है और ग्रेनाइट सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो मिनरल्स की डेफिनेशन हमने जियोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या पढ़ी? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये होते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब ये जो मिनरल्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं अपन को नेचर में। ठीक है, और इसमें से कुछ हार्डेस्ट भी हैं जैसे कि डायमंड, और कुछ सॉफ्ट भी हैं जैसे कि टैल्क, है ना, जिससे हम टैल्कम पाउडर बनाते हैं ना, पाउडर लगाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, ये मिनरल्स में इतना अंतर क्यों है? ये इतने हार्ड और सॉफ्ट क्यों हैं? भाई डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि कुछ मिनरल्स बहुत हार्ड हैं, कुछ मिनरल्स बहुत सॉफ्ट हैं। तो भैया क्यों है ऐसा? क्योंकि ये रॉक्स में मिलते हैं और ये जो रॉक्स होते हैं इसमें होमोजीनियस मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। मिनरल्स होमोजीनियस सब्सटेंस है
और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलकर क्या बना देते हैं, रॉक्स बना देते हैं। तो रॉक्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। अब ये जो रॉक्स होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन में एक ही टाइप के मिनरल होता है, पूरा एक सिंगल रॉक है लाइमस्टोन का, उसमें कोई दूसरा मिनरल नहीं है ना। तो लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेटल मिनरल ओनली, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स जो होते हैं उनमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, उनमें ऐसे लाइमस्टोन जैसा नहीं होता कि एक सिंगल ही मिनरल पूरा मिल जाए। जो अदर रॉक्स मिलते हैं उसमें वेरिंग प्रोपोर्शंस में हमको अलग अलग मिनरल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, हमारे वर्ल्ड में हमने 2000 से ज़्यादा मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनरल्स ऐसे हैं जो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, बाकी के मिनरल्स अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमने ये नहीं बताया कि ये मिनरल्स में जो इतनी वैरायटी है, अभी तो हमने ये बताया कि रॉक्स में मिलते हैं, रॉक्स क्या होते हैं और किस तरीके के रॉक्स हो सकते हैं, कितने हमने मिनरल्स सर्च कर लिए हैं, लेकिन इनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है उस पर हम बात करते हैं कि भैया ये जो मिनरल्स होते हैं ना, अलग अलग कंडीशंस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। अलग केमिकल कंडीशंस होती हैं और अलग फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जिसके कारण ये मिनरल्स में चेंज आता है। किन किन चीज़ों में चेंज आता है, अभी तो हमने बस हार्ड और सॉफ्ट की बात करी थी, लेकिन रेंज में किस किस चीज़ में फ़र्क आएगा, कलर में, ठीक है, हार्डनेस जो अभी हमने डिस्कस की थी उसमें, क्रिस्टल फॉर्म में, है ना, जैसे मैंने अभी डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल लिया, लस्टर में, लस्टर यानी कि क्या, शाइनिंग जो होती है उसमें, डेंसिटी में, है ना, इन सारी चीज़ों में चेंज आता है, ठीक है। और ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, these geologists use these property to classify मिनरल्स को क्लासीफाई करने के लिए जियोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इनके बेसिस पर वो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो ज़रा एक बार हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं भाई, क्या होते हैं मिनरल्स। 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और एनर्जी मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स में भी हम जानते हैं कि फेरस मिनरल्स होते हैं, नॉन फेरस और प्रीशियस, है ना। तो फेरस मिनरल्स में क्या आ जाता है, आयरन ओर आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, निकेल आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, और भी कई सारे फेरस मिनरल्स हैं, हमको ये 4 नाम तो लेकिन याद रखना ही है, आयरन ओर, मैंगनीज, निकेल एंड कोबाल्ट, ठीक है। फिर नॉन फेरस में सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो है कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, है ना, इसमें से भी कॉपर और बॉक्साइट के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक। ये नॉन फेरस मिनरल हैं तो मेटेलिक, लेकिन नॉन फेरस मतलब इनमें आयरन कंटेंट नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतनी नहीं है जितनी कि आयरन में होती हैं, ठीक है। फिर प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और भी कई सारे हो सकते हैं कुछ प्रीशियस मिनरल्स जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। हालांकि इनके बारे में डिटेल में हमको कुछ नहीं पढ़ना, बस नाम ही नाम पढ़ने हैं, ठीक। फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या आ जाता है, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स के हैं। और एनर्जी मिनरल में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ये सारा क्लासिफिकेशन हमने किया मिनरल्स का, ठीक है, जो लस्टर होता है और अदर प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारी चीज़ों के बेसिस पर कि कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, ठीक, क्लियर है ये चीज़। अब इनकी स्टडी कौन करता है, इनकी स्टडी करते हैं जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। जियोग्राफर ग्राफी यानी कि वो जो मिनरल्स है वो कहाँ मिलते हैं उस पर वर्क करेगा, है ना। तो जियोग्राफर किस चीज़ की स्टडी करता है, मिनरल एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड फॉर्म एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, है ना, कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, ये जियोग्राफर स्टडी करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जियोग्राफर्स के इंटरेस्ट की होती हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर वर्क करेगा। जियोलॉजिस्ट जो होता है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, उनकी एज, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, इन चीज़ों पर फोकस होता है जियोलॉजिस्ट का, जो साइंस की बात करता है, ठीक है। जो जियोग्राफर है वो जियोग्राफी की बात करता है, मैप की बात करता है, कहाँ मिलेंगे इस चीज़ की बात करता है, किन कंडीशंस में मिलेगी इसकी चीज़ की बात करता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो स्टडी करता है कि वो मिनरल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है,
उसकी एज क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस तरीके से जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो मिनरल्स की स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मिनरल्स जो हैं ये मिलते कहाँ पर हैं, अकरेंसेस कहाँ कहाँ होती हैं, इनकी किस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स जो हैं ये कहाँ पर मिलते हैं। अब इन मिनरल्स में भी हम एक और आ जाते हैं, और वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर कि ये जो मिनरल्स हैं ये यूजुअली कहाँ मिलते हैं, अपन को ओर्स में मिलते हैं। और इनके लिए क्या, ये जो ओर टर्म हमने यहाँ यूज़ किया इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ओर का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स, है ना। यानी इसके साथ जो इम्प्योरिटी के साथ जो मिनरल मिल रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, ओर। तो उस ओर में से वो इम्प्योरिटी हटा देंगे, ओर में से इम्प्योरिटी हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनरल मिल जाएगा। तो ओर की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई। ओर क्या होता है, ओर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो मिनरल्स होते हैं जो ओर से हमको मिल रहे हैं, ठीक है, इनका सफिशिएंट क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक ओर है, एक ओर में मान लो कि मिनरल कंटेंट जो है वो सिर्फ 15% है, तो क्या इस ओर को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक कोई रॉक है, कोई एक ओर है जिसमें मान लो कि 60% या 70% मिनरल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा। उसमें से इम्प्योरिटीज अलग करके उसको यूज़ कर लेंगे। ये भी जब मजबूरी होती है ना हमारी, तो इवन इतनी कम क्वांटिटी में भी यदि मान लीजिए ओर में मिनरल मिल रहा है तब भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन जनरली हम क्या देखते हैं, क्या एक स्टेटमेंट क्या आता है यहाँ पर कि मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वाइबल। ठीक है, कमर्शियली वाइबल कब होगा, जब सफिशिएंट क्वांटिटी में ओर में मिनरल का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, यदि सफिशिएंट क्वांटिटी में मिनरल में ओर का कंसंट्रेशन नहीं है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे नहीं, माइनिंग उसकी करेंगे नहीं, क्योंकि पता चला कि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा हमने जेब से लगा दिया। ठीक, तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में अपन को मिलते हैं, है ना। तो द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर, फॉर्मेशंस या स्ट्रक्चर जिनमें ये हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, वो वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसमें। ठीक है, और ये जो मिनरल्स होते हैं ये कितनी आसानी से निकाले जा सकते हैं उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उस रिजर्व को माइन में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है ना। तो ये मिनरल्स जो हैं, द टाइप ऑफ फॉर्मेशंस और स्ट्रक्चर्स इन विच दीज मिनरल्स आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज with which mineral ores may be mined. This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main types of formations in which minerals occur. ठीक है, इन सब रीजंस के कारण हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मिनरल्स किस किस तरीके के फॉर्मेशंस में मिलते हैं, है ना। मेन चीज़ क्या है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिक होगा कि नहीं होगा, किस तरीके के मिनरल का एक्सट्रैक्शन करना इकोनॉमिक होगा, वो सब हमें तब पता चलेगा जब हम ये समझ लेंगे कि ये मिनरल्स जो है ये किस तरीके के फॉर्मेशंस में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है कि ये जो मिनरल्स हैं ये किन फॉर्म्स में हमें मिलते हैं, अकरेंसेस किस किस फॉर्म में हमें इनकी मिलती है। ठीक है, तो पहला फॉर्म होता है वेन्स एंड लोड्स, है ना। ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमको, वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में। ठीक है, कहाँ मिलते हैं इस तरीके से हमको, ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये मिनरल्स हमको वेन्स या लोड्स के फॉर्म में मिलते हैं। कहाँ पर, वेन्स यानी कि स्मॉल अकरेंसेस एंड लोड्स यानी कि लार्ज अकरेंसेस। अब ये मिनरल के अकरेंसेस जो मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल और लार्ज, ये हमें कहाँ मिलेगा, या तो क्रेवाइसेस में या फॉल्ट्स में या क्रैक्स में। ठीक है, ये जो मिनरल्स हमें वेन्स या लोड्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, ये जो मिनरल्स हमें वेन्स या लोड्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो क्रैक्स होती हैं वहाँ पर ये वेन्स या लोड्स के फॉर्म में मिलते हैं, या क्रैक्स क्रेवाइसेस में। क्रेवाइसेस यानी कि एक डिप्रेशन टाइप का एक होता है ना, कि ऐसे गड्ढा टाइप का बन गया है, तो उस क्रेवाइस में या फॉल्ट में, है ना, फॉल्ट आ जाता है ऐसे, या फिर जहाँ जॉइंट मिल रहा है वहाँ पर हमें ये मिनरल्स मिलते हैं
वेन्स और लोड्स के फॉर्म में। और ऐसा कब होता है? जब अर्थ का जो मेंटल है वहाँ पर जो मोल्टन मेटल भरा हुआ है वो प्रेशर के कारण ऊपर आता है और ठंडा हो जाता है, तब हमें इस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। इस तरीके से फॉर्मेशन में यानी वेन्स और लोड्स के फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और मोल्टन फॉर्म और गैसियस फॉर्म्स फोर्स्ड अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज, जगह जहां मिली वहां से ये बाहर आया और फिर अर्थ के सरफेस पर आकर ये ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और वेन्स और लोड्स के फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है। अब मेजर मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं जो इस तरीके से हमको मिलते हैं वेन्स और लोड्स के फॉर्म में? टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमें इस तरीके के फॉर्मेशंस में वेन्स और लोड्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक। दूसरे पर आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स मिलते हैं वो हमें बेड या लेयर के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं हमको? बेड या लेयर के फॉर्म में। कहां पर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। अब ये किस कारण से होता है? ये डिपोजिशन के कारण होता है, ठीक है। बहुत समय तक एक्यूमुलेट होता रहा मटेरियल, है ना, डिपॉजिट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया उसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में, फिर प्रेशर लगा, उस सब चीज़ों के कारण बन जाते हैं, जैसे कि कोल, आयरन, ये इस तरीके के हमको कैसे मिलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा यानी बेड मिलता है इसका पूरा एक, ठीक है, कोल का भी और आयरन का भी, है ना। तो कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, है ना। इसमें हीट और प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके का मिनरल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये एक हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये एक मिलते हैं हमें बेड्स एंड रॉक्स के फॉर्म में, ठीक है, उसमें कोल और आयरन आ गया। दूसरा एक और टाइप क्या होता है इसका? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स जो होते हैं वो बेड और लेयर के फॉर्म में मिलते हैं, सॉल्ट्स, है ना, जैसे कि जिप्सम हो गया, पोटैश सॉल्ट हो गए, सोडियम सॉल्ट हो गए, है ना। तो वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है तो ये सब जो है ना एक बेड के फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में जमा हो जाते हैं और हमको मिल जाते हैं, ठीक। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमको याद रखना है, जो बेड्स या लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, जहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। तो जहाँ डिपोजिशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में, वहाँ पर हमें मिनरल्स बेड्स या रॉक्स के बेड्स या लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई इसके बाद? रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, है ना। क्या कहलाता है? रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। इस तरीके से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं? जैसे कि बॉक्साइट, वेदरिंग होगी, ठंडी हुई, गर्मी हुई, बरसात हुई, पानी लगा तो जो ऊपर जो इम्प्योरिटीज थी वो निकल गई, रेसिड्यू बचा। यही रेसिड्यू जो बचा वो वेदरिंग के कारण बचा है ना। और इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया? रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। ये भी एक अकरेंस होती है मिनरल की, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? बॉक्साइट है, ठीक है। तो वेदरिंग के कारण इस तरीके से हमें मिनरल्स मिलते हैं, इस तरीके की अकरेंस में हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, है ना। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या कहलाते हैं भाई? जो सैंड में अपन को प्रीशियस मेटल्स मिलती हैं, ऐसे सैंड छान लेते हैं, या नदी की जो बालू होती है उसमें कई बार नदी में सोना वोना बह के आ जाता है, उसको ऐसे छानते हैं तो अलग से वो चमकता हुआ दिख जाता है ना। तो वो प्लेसर डिपॉजिट्स कहलाते हैं ना। तो अलूवियल डिपॉजिट्स में हमें सैंड, अलूवियल डिपॉजिट्स में जो सैंड होती है वैली फ्लोर पर, उसमें भी हमें मिनरल्स मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। और इसमें जनरली किस तरीके के मिनरल्स होते हैं? प्रीशियस मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, है ना। इस तरीके के मिनरल्स हमको काय में मिलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं अपन को भाई? ये सैंड में, वैली फ्लोर्स पर जो सैंड होती है उसमें, ठीक है, या जो हिल का बेस होता है वहाँ पर जो सैंड होती है उसमें अपन को इस तरीके से मिनरल्स मिलते हैं। किस तरीके से मिल रहे हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं ना, फॉर्म्स, किस तरीके के फॉर्मेशंस में हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। और आखिरी क्या आता है भाई? ओशंस में मिलते हैं डिफ्यूज्ड फॉर्म में, या ओशन बेड में मिलते हैं हमको नोड्यूल्स के फॉर्म में, है ना। तो ओशन वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खास तौर से अपन जो सॉल्ट की बात करें, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरियम हो गया, ये सब वाटर में हमको मिलते हैं डिफ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक है।
इसके अलावा ओशन बेड में भी हम देखते हैं मैंगनीज नोड्यूल्स मिलते हैं अपन को, ठीक। तो ये सारे फॉर्मेशंस हैं जिनमें हमें मिनरल्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क में अपन को ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और समझ लेते हैं भाई जरा इसके बारे में। रेट होल माइनिंग, जनरली याद रखिएगा जब भी हमें ज़मीन के नीचे से कोई मिनरल मिलते हैं, चाहे हमारी ज़मीन क्यों ना हो, वो सब किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़, जहाँ पर इनके पास कस्टमरी राइट्स हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो ट्राइबल कम्युनिटी ही उस मिनरल की ओनर है, ठीक है, कस्टमरी राइट्स के कारण। तो मेघालय में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं कोल के, आयरन के, लाइमस्टोन के, डोलोमाइट के, है ना, ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ये लोग, है ना। तो ये एक रेट होल की तरह एक माइन करते हैं ना। तो ये जो कोल माइनिंग होती है ना जोवाई में और चेरापूंजी में, तो फैमिली मेंबर्स करते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ अ नैरो टनल, है ना, नैरो टनल जैसे चूहा बना लेता है ना, इसलिए इस तरीके की माइनिंग को हम क्या कहते हैं? रेट होल माइनिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई, ठीक है, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कस्टमरी राइट्स के कारण गवर्नमेंट ने ये दिया है। हालांकि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मतलब जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जिसकी जिम्मेदारी है, ये इस माइनिंग को कह रहे हैं ये इलीगल है और इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। रिकमेंडेशन क्या है? दैट दिस शुड बी स्टॉप्ड फोर्थविथ, तुरंत रोक दिया जाना चाहिए इस तरीके की माइनिंग को, ये इनका कहना है ना। तो ये रेट होल माइनिंग याद रखना है, ठीक। अब ये जो मिनरल्स है ना, हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जरा अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के मिनरल्स की, है ना। तो अब हमको क्या पढ़ना है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब देखो भाई, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिनसुलर रॉक्स की, है ना। हम जानते हैं पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब ये जो पेनिनसुलर रीजन है ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं ना। जैसे कि हमको कोल भी मिलता है, मेटलिक मिनरल्स भी मिलते हैं, माइका यानी कि नॉन मेटलिक मिनरल भी मिलता है, और भी कई सारे नॉन मेटलिक मिनरल हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये एक रीजन है जहाँ पर हमें बहुत सारे टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो हमें कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स समझ रहे हैं ना अपन, ये पेनिनसुला है, ये वेस्टर्न फ्लैंक है, ये ईस्टर्न फ्लैंक है ना। तो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला हैं, यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और इसके अलावा जो गुजरात और असम में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। यहाँ पर हमको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। और भी कई सारे मिनरल्स हमको कई अलग अलग एरिया में मिलते हैं। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ मिनरल्स नहीं मिलते, ठीक है। अब जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर हमें नॉन फेरस मिनरल जैसे कि कॉपर मिलता है। तो राजस्थान जो है ना, यहाँ का जो रॉक सिस्टम है ये पेनिनसुला जैसा है, और यहाँ पर हमें नॉन फेरस मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। और अलूवियल प्लेन्स कैसे हैं? ज़्यादातर मिनरल्स वहाँ ख़त्म हो चुके हैं, डिवॉइड ऑफ ऑल मिनरल्स हैं, है ना। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में जो अलूवियल प्लेन्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, ठीक है। तो ये वेरिएशंस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेरिएशंस हैं ये ऐसे क्यों हैं भैया? ये इसका रीज़न क्या है? डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। किस चीज़ में? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अंतर होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के रॉक्स मिलते हैं, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अंतर होता है, जिसके कारण हमें ये वेरिएशन दिख रहा है। दूसरा, प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, जो फॉर्मेशन में टाइम लग रहा है वो, और जो प्रोसेस लगती है वो, ये हर जगह अलग अलग होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, ठीक है। जहाँ पर सही टाइम मिल रहा है और एक फॉर्मेशन के लिए जो प्रॉपर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो हो पा रही है, तो होगा। अब ये कब हो पाएगा? जब प्रॉपर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मिनरल्स हैं इनमें इतना ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें अब अपन जरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो है। अब ये कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, कुछ खास खास मिनरल्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब ये मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन?
हमने देखा कि भाई रॉक ढूंढा पहले, किस रॉक में हमको कौन सा ओर मिल रहा है, उस ओर में से फिर हम वो मिनरल निकालते हैं ना। तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट, ये ऐसी तीन चीजें हैं जो किस चीज को अफेक्ट करती हैं कि वो जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली वाइबल है कि नहीं है। कौन सी तीन चीजें? कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट। ये तीन चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि वो जो मिनरल है वो इकोनॉमिकली वाइबल है कि नहीं है, उसको हम यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारी डिमांड है मिनरल्स की, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए चॉइस हमको एक लेनी होती है। किस चीज़ की चॉइस? भाई ये सब चीज़ें तो सब जगह नहीं मिल सकती हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो, मान लो कि चलो क्लोजनेस टू मार्केट नहीं है लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान है और सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पर और मिल रहा है, तो हम करेंगे, है ना। तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो टू मीट द डिमांड a choice has to be made between a number of possible options। इनमें से जो possible options available हैं उसमें हमें choice बनानी होती है। और जैसे ही हमने ये choice बना ली, है ना, ये जो number of options available हैं इसमें जैसे ही हमने ये choice बना ली, तो ये जो mineral का deposit है या reserve है ये काय में convert हो जाता है? माइन में convert हो जाता है। तो यहाँ से question आ जाएगा भाई कि कोई भी मिनरल का जो रिजर्व या डिपॉजिट है वो माइन में कब कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ हमें आंसर में क्या देना होगा कि मिनरल की जो इंपॉर्टेंस होती है वो इकोनॉमिकली वाइबल है कि नहीं है, वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन हमें इन तीन में से भी एक चॉइस बनानी होती है अपनी, और जब हम वो चॉइस बना लेते हैं तो वो जो डिपॉजिट है वो माइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब हम आगे आ जाते हैं एक एक करके। अब हमको मिनरल्स पढ़ना है, तो सबसे पहले फेरस मिनरल्स की बात करें। फेरस मिनरल्स में हम आयरन ओर और मैंगनीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल पहले जरा हम फेरस मिनरल्स की बात कर लेते हैं कि जो टोटल मेटेलिक मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इन टोटल मेटेलिक मिनरल्स में 75% तो अकेले फेरस मिनरल्स हैं, यानी कि आयरन और मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, ये जो फेरस मिनरल्स होते हैं इनका शेयर कितना है? 75% है। ठीक है, तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कराते हैं। हमारी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, अब मेटलर्जिकल इंडस्ट्री यानी जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बना रही है, इम्प्लीमेंट्स वगैरह बना रही है, वो किस पर डिपेंडेंट है? फेरस मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो इंडिया जो है इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में फेरस मिनरल्स अवेलेबल हैं, और इवन इंडिया जो है ना वो एक्सपोर्ट भी करता है। बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में हमारे जो फेरस मिनरल्स हैं वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारी इंटरनल नीड फुलफिल कर लेते हैं और हम दूसरों को भी बेचते हैं। ठीक है, तो इस फेरस मिनरल्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? आयरन ओर के बारे में। ठीक है, तो ये जो आयरन ओर है, ठीक, इसमें हम जानते हैं कि जो बेसिक एक अपन ने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ी थी, तो बेसिक इंडस्ट्री में आयरन ओर आ जाता है, क्योंकि ये बाकी सबको बेस प्रोवाइड करा रहा है ना। तो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि बिना आयरन के आप कोई इक्विपमेंट बना ही नहीं सकते। आयरन को आप स्टील में कन्वर्ट करते हो, या तो आयरन से ही पूरा बन जाता है या स्टील से बनता है। तो ये एक बेसिक मिनरल है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन का काम करता है। तो इंडिया में सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास आयरन ओर अवेलेबल है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर इंडिया में अवेलेबल है। अब दो टाइप का अवेलेबल है। जैसे पहला जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट ओर है, ओर मतलब साथ में इम्प्योरिटी होगी। तो जो मैग्नेटाइट होता है इसमें 70% आयरन होता है, 30% इम्प्योरिटी होती है। और एक होता है हेमेटाइट, इससे थोड़ा सा लो ग्रेड होता है, लेकिन उसमें कितना 50 to 60% जो है ना वो आयरन का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटाइट होता है ना, ये एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो हमको ये समझ में आ गया कि आयरन ओर कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट।
और ये मैग्नेटाइट जो होता है बहुत अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ वाला होता है और इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हेमेटाइट ओर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल आयरन यही है, मेनली सारी चीज़ें इसी से बन रही है, ठीक है। सफिशिएंट क्वांटिटी में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा लोअर कंसंट्रेशन है इसमें आयरन का, 50 to 60%। ठीक, अब ये मिलता कहाँ कहाँ है उसके बारे में पढ़ना और प्रोडक्शन इंडिया में कितना हो रहा है। तो ज़रा एक ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारे पास जो 2016 का ग्राफ है, यदि इसमें देखा जाए तो 2016-17 में उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 52% आयरन और उड़ीसा से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और यदि हम इसको 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में आयरन ओर में 97% जो प्रोडक्शन हुआ वो कहाँ से हुआ, उड़ीसा से। बचा हुआ जो 3% प्रोडक्शन था वो बाकी की जगहों से हुआ, है ना। तो ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर विच वॉज 97% एक्योर्ड फ्रॉम उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा से अकेला नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड, ये 4 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका, ये है ना, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां से 97% हुआ 2018-19 में। यदि हम उस समय की बात करें तो ये 7% अदर्स का हटा दें तो 2016-17 में भी 93% जो है ना वो इन्हीं 4 स्टेट से प्रोड्यूस हुआ था। और 2018-19 में भी 97% इन्हीं 4 स्टेट्स, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड से ही प्रोड्यूस हुआ। बाकी का बचा हुआ 3% जो है वो दूसरी कंट्रीज से प्रोड्यूस हुआ, सॉरी दूसरी स्टेट्स से, है ना, दूसरी स्टेट से प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो ये 4 बेल्ट्स हैं इंडिया में जहां से हमको मिलता है। ये चारों बेल्ट्स हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, ठीक, ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, ठीक है, ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, और ये बेलारी चिकमंगलूर चित्रदुर्ग एंड तुमकुर बेल्ट है, ठीक है। तो ये 4 आयरन ओर बेल्ट्स हैं जहां से हमको आयरन ओर मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट। अब इसमें हमको क्या याद रखना है कि भैया यहाँ कौन से टाइप का आयरन ओर मिलता है और कौन सी माइन यहाँ पर है, माइंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको किस तरीके का आयरन ओर मिलता है, कौन सी माइन में मिलता है, बादाम पहाड़ माइंस में हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में क्या मिलता है हमको, उड़ीसा में पर्टिकुलरली बात करें, उड़ीसा और झारखंड 2 हैं, 2 स्टेट्स हैं, तो इसमें से उड़ीसा में हमको हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है बादाम पहाड़ माइन से, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं, मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। अब पास में झारखंड है, झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर भी हमें क्या मिलता है, हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। यहां हाई ग्रेड हेमेटाइट लिखा, यहां पर हमने सिर्फ हेमेटाइट लिखा। और यहां पर जो माइंस हैं उनका नाम क्या है, गोवा एंड नोआमुदी, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये माइंस का नाम है। यहाँ पर बादाम पहाड़ माइन का नाम है और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। तो हमें उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। फिर दूसरे पर आ जाते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो छत्तीसगढ़ में आता है और महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ये दिख रहा है अपन को, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है और ये महाराष्ट्र है, तो ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट मिल रहा है। और कहां पर मिल रहा है, बेलाडीला माइंस में, बेलाडीला हम्प ऑफ द ऑक्स, है ना। तो बेलाडीला माइंस कहते हैं, वो बैल के हम्प के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बेलाडीला माइंस कहा जाता है। और ये जो है ना, ये कहाँ आती हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब ये जरा ये बेलाडीला रेंजेस की हम बात करें तो इसमें कितने डिपॉजिट्स हैं, 14 डिपॉजिट्स हैं सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट के, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर बेस्ट फॉर मेकिंग स्टील। स्टील बनाने के लिए जिस तरीके का अपन को आयरन ओर चाहिए वो बेस्ट होता है कहाँ पर, बेलाडीला माइंस में, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो माइंस हैं, आयरन ओर माइंस, यहाँ से जो आयरन ओर है ये एक्सपोर्ट किया जाता है जापान, साउथ कोरिया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यहाँ पर, बाय विशाखापट्टनम पोर्ट, है ना। अब हो सकता है आपको विशाखापट्टनम पोर्ट भी पूछ लिया जाए कि भैया विशाखापट्टनम पोर्ट मार्क कीजिए आप, तो उड़ीसा में आपको विशाखापट्टनम पोर्ट मार्क करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं जरा अपन, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट, ये कहाँ पर आता है, कर्नाटका में, ये दिख रहा है अपन को, है ना, ये कर्नाटका में ये बेल्ट है, ठीक। अब इस बेल्ट में कुद्रमुख माइंस हैं, है ना, हॉर्स के जैसा
मुंह दिखता है वो माइंस का, इसीलिए उनको कुद्रमुख माइंस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंडिया की 100% एक्सपोर्ट यूनिट हुआ करती थी, हालांकि अभी तो ये बंद कर दी गई है। लेकिन ये जो कुद्रमुख माइंस हैं जो कहाँ लोकेटेड हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में। अब देखो वेस्टर्न घाट्स में है ना, वेस्टर्न घाट हम जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, और इसी कारण से ये जो कुद्रमुख माइंस हैं इनको बंद करना पड़ा, जबकि ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट थी। कुद्रमुख माइंस में काय के डिपॉजिट मिलते हैं अपन को, यहाँ पर हमको बहुत सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट या मैग्नेटाइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं अपन को, है ना। और ये कुद्रमुख माइंस में जो डिपॉजिट हैं ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड हैं। उसके बावजूद भी इसको बंद करना पड़ा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है। और हमारे पास आयरन ऑलरेडी बहुत सारी जगहों से अवेलेबल है, तो इसको बंद किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ से जो आयरन ओर मिलता है इसको स्लरी के फॉर्म में पाइपलाइंस के थ्रू, स्लरी का मतलब क्या होता है, उसको सेमी सॉलिड में या ऐसा कहें सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है कहाँ पर, मैंगलुरु पोर्ट, और वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और लास्ट आता है इसमें महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इसमें गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये दो मेन रीजन्स हैं जहाँ पर ये है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं मिलता अपन को, बहुत अच्छी ग्रेड का आयरन ओर तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर भी हम एफिशिएंटली इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं मरमगांव पोर्ट के थ्रू, ठीक है। ये याद रखना, पोर्ट्स भी आपको मार्क करने के लिए आएंगे। ये आपका जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर है उसमें आपको पोर्ट मार्क करने होते हैं, और यही सारे पोर्ट वहाँ रिपीट होंगे, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, मरमगांव, यही सारे पोर्ट रिपीट होंगे। तो हमको याद रखना कि भैया ये कहाँ हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्ट हमारे लिए, ठीक। अब हमें ज़रा माइंस की बात करें, माइंस को एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि ये आपको पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी माइंस है, सबसे पहले देखते हैं कुद्रमुख माइंस कर्नाटका में, ये आपको मार्क करने के लिए आ सकता है, कर्नाटका में देख लो भैया कहाँ पर है। फिर बेलारी, बेलारी भी कर्नाटका में है, यहाँ पर है ये माइंस, ठीक। फिर तीसरा क्या पूछा जाएगा आपको, बेलाडीला, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बेलाडीला माइंस आपको पूछी जा सकती हैं। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, तो यहाँ पर ये दुर्ग है छत्तीसगढ़ में ही, यहाँ पर आयरन ओर बेल्ट है। और फिर मयूरभंज, ये देखो उड़ीसा का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पर। तो ये जो आयरन ओर माइंस है ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसको अपन को याद रखना है, ठीक। क्लियर है ये चीज़। एक हमारा मिनरल कंप्लीट हो गया आयरन ओर। दूसरे पर आ जाते हैं मैंगनीज, है ना। मैंगनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिना मैंगनीज के आयरन को आप स्टील में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, है ना, आपको मैंगनीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक। तो ये जो मैंगनीज है किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, या फेरो मैंगनीज एलॉयज जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। यदि आपको एक टन यानी कितना होता है, 1000 किलोग्राम, यदि आपको 1 टन स्टील बनाना है तो आपको जो आयरन होता है उसमें कम से कम 10 किलोग्राम मैंगनीज मिलाना होगा, ये रिक्वायरमेंट होती है। नियरली 10 kilograms of manganese is required to manufacture 1 ton of steel, ठीक है। अब इसके अलावा ये और काय में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है, और पेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन मेन यूज़ कहाँ पर है इसका, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो भाई, मैंगनीज का जो प्रोडक्शन हो रहा है आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा में हो रहा है, ठीक है। 27% मैंगनीज मध्य प्रदेश में और बाकी का बचा हुआ उड़ीसा में और महाराष्ट्र में 25% ठीक। तो देखा जाए यही मेन 3 स्टेट्स हैं जहाँ मैंगनीज प्रोड्यूस हो रहा है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज के, ठीक है भाई, क्लियर है। ये हो गए हमारे फेरस मिनरल्स। अब आ जाते हैं हम नॉन फेरस मिनरल्स, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो नॉन फेरस मिनरल्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं ज़रा, हालांकि इनकी क्वांटिटी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो बहुत इंडिया के जो रिजर्व्स हैं यदि हम बात करें, या जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया का नॉन फेरस मिनरल्स का, वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल का नहीं है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये नॉन फेरस मिनरल्स में क्या आ जाते हैं, कॉपर आ जाता है, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब काय में आ जाते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स में आ जाते हैं। और कई सारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में, इंजीनियरिंग वर्क में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में
इन सभी जगहों पर इनका यूज होता है। अब अपन इसमें से दो पढ़ेंगे, कॉपर पढ़ेंगे और बॉक्साइट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर। ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं, है ना। तो इंडिया में देखो कॉपर जो है ना क्रिटिकली डिफिशियंट है। कॉपर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों है भाई, ये किस तरीके का है, ये जो कॉपर जो होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसीलिए मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में, इन जगहों पर मेनली कॉपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये मिलता कहाँ है? देखो जियोग्राफी है तो हर एक मेटल में आपको ये बताना, हर एक मिनरल में आपको ये बताना पड़ेगा कि वो मिलता कहाँ पर है। जैसे हमने आयरन ओर में 4 आयरन ओर बेल्ट्स पढ़े और माइंस के नाम पढ़े, तो यहाँ पर बालाघाट में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है यहाँ पर कॉपर मिलता है। खेतरी माइंस जो राजस्थान में, यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यहाँ से भी हमको अच्छी क्वांटिटी में कॉपर मिल जाता है। तो 3 मेन एरियाज हमने देखे। पहला एरिया कहाँ पर है? बालाघाट इन मध्य प्रदेश, दूसरा खेतरी माइंस इन राजस्थान और तीसरा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये ऐसी जगह है जहां पर अपन को क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल होता है, मतलब वेदरिंग होगी और ऊपर ऊपर से सब चीज़ें हट जाएंगी और बॉक्साइट मिल जाएगा अपन को, है ना। तो बहुत सारे ओर्स होते हैं जो जिनसे हमको एल्यूमिनियम मिलता है, उनमें से एक है बॉक्साइट। ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिससे हमको एल्यूमिना मिलता है और फिर इस एल्यूमिना से हमको एल्यूमिनियम मिल जाता है। अब ये बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट बनता कैसे, जरा उस पर समझना। ये बॉक्साइट डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं? डीकम्पोजिशन के कारण। किस चीज़ के डीकम्पोजिशन के कारण बन रहा है? बहुत सारे टाइप के रॉक्स होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो ऐसे रॉक्स जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, उनकी वेदरिंग के कारण, उनके डीकम्पोजिशन के कारण हमको क्या मिल जाता है? बॉक्साइट मिल जाता है। और उस बॉक्साइट से फिर हमें एल्यूमिना मिलता है और एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि आयरन की प्रॉपर्टीज़ हैं और लेकिन लाइट वेट है। ठीक है, गुड कंडक्टर भी है, स्ट्रेंथ भी होती है इसमें। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि ये स्ट्रेंथ को कंबाइन कर रहा है, जैसे कि आयरन में होती है, विथ एक्सट्रीम लाइटनेस के साथ। ठीक है, और गुड कंडक्टर भी होता है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और मेलिबिलिटी भी होती है, यानी कि किसी भी शेप में आप इसको ढाल सकते हो। इन सारी चीज़ों के कारण ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन फिर से वही देखो, जियोग्राफी है तो कहाँ मिलता है? तो मेन डिपॉजिट्स कहाँ है इसके? अमरकंटक प्लेट्यू, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश, मैकाल हिल्स एंड बिलासपुर कटनी, है ना, इन रीजन्स में अपन को मेनली बॉक्साइट मिलता है। ठीक, याद रहेगा अपन को ये कि ये बॉक्साइट हमको कहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, उड़ीसा जो था 2016-17 में, उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। और उड़ीसा में भी कहाँ? पंचपटमली, ये डिपॉजिट्स हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, तो उड़ीसा देखो, आयरन ओर में भी उड़ीसा टॉप पे था, मैंगनीज में भी उड़ीसा था, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, मतलब उड़ीसा में तो बहुत सारे मिनरल्स अपन को मिलते हैं। तो उड़ीसा का नाम तो हमको याद रखना ही है भैया कि ये सारे मिनरल्स जो है ये उड़ीसा में मिल रहे हैं और कईयों का तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उड़ीसा ही है। ठीक है, तो अभी हमारे हो गए मेटलिक मिनरल्स में फेरस एंड नॉन फेरस। अब आ जाते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं माइका। माइका बहुत ही यूनिक चीज़ है, इंसुलेटर का काम करता है। कई जगह आप देखोगे माइका का यूज़ किया जाता है, फर्नीचर में, इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पर इंसुलेटर चाहिए होता है वहाँ पर। ठीक है, तो माइका मिनरल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। पतली पतली लेयर्स में भी मिल जाता है, कुछ सेंटीमीटर्स में ही कई सारी लेयर्स आ जाती हैं इसकी, है ना। तो माइका मिनरल जो है ना, ये एक सीरीज ऑफ प्लेट्स के फॉर्म में या लीव्स के फॉर्म में अपन को मिलता है। आसानी से इसको स्प्लिट किया जा सकता है थिन शीट्स में, and these can be so thin that a thousand can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. कुछ सेंटीमीटर की माइका शीट में हजारों की तादाद में आप माइका की शीट बना सकते हो।
इतना पतली शीट में भी माइका अपन को अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब माइका जो होता है वो क्लियर भी हो सकता है, साफ ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है, ब्राउन, और भी कई सारे कलर्स में माइका अवेलेबल होता है। कई सारे कलर्स अपन जानते हैं माइका में अवेलेबल होते हैं। फर्नीचर में हमको क्लियरली दिख ही जाता है कौन कौन से कलर्स इसमें अपन को अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना, ये फिजिक्स का बहुत हैवी टर्म है, इसको अपन को समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है मतलब कि इंसुलेटर होगा। ठीक है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, पावर लॉस ज़्यादा नहीं होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज होता है। तो माइका जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मिनरल है हमारे लिए, खास तौर से इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और लास्टली अब इसमें फिर से वही चीज़ आएगी, ये मिलता कहाँ पर है, कहाँ पर मिलता है, नॉर्दर्न एजेस ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न एजेस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि ये कौन सा रीजन होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब कहाँ पर है, झारखंड वाला हिस्सा, तो झारखंड वाले हिस्से में कहीं पर ये मिलता है। फिर गया हजारीबाग बेल्ट जो होता है, कोडरमा गया हजारीबाग है ना, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो होता है झारखंड में, यहाँ पर हमको माइका मिलता है। ठीक है, तो ये दो बेल्ट याद रखना है, कौन से, नॉर्दर्न एजेस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर कोडरमा गया एंड हजारीबाग बेल्ट। ठीक, इसके अलावा राजस्थान में देखें भाई, राजस्थान में कहाँ मिलता है, अजमेर के आसपास का जो हिस्सा है, ठीक है, वहां पर माइका प्रोड्यूस होता है। और आंध्र प्रदेश में नेलोरी, ये ऐसी जगह है जहां माइका प्रोड्यूस होता है। तो टोटल 4 लोकेशंस हैं, 4 में से 2 तो हमको याद होनी ही चाहिए, मार्क करने आ सकती हैं आपको मैप में। ठीक है, तो ये हो गया अपना माइका। इसके बाद आ जाते हैं लाइमस्टोन, ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, या इसको हम रॉक मिनरल भी कहते हैं, है ना। तो लाइमस्टोन जो होता है, इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के साथ जनरली अपन को लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, अब ये किस तरीके के रॉक्स में अपन को मिलता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, है ना, उनमें अपन को जनरली ये लाइमस्टोन मिलता है। और इंडिया में कहाँ मिल रहा है भाई, रॉ मटेरियल है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मिलता कहाँ कहाँ है, देखो बहुत जगह फैला हुआ है, राजस्थान में भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा हमको कहाँ दिख रहा है, राजस्थान में, है ना। तो लाइमस्टोन की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सीमेंट इंडस्ट्री में, वहाँ के लिए रॉ मटेरियल का ये यूज़ करता है, रॉ मटेरियल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जो इसका है वो है आयरन ओर की स्मेल्टिंग जो होती है ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें ये फ्लक्स मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। फ्लक्स मटेरियल का मतलब क्या है कि ये इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे लिए, याद रखना इसको। अब ये सब मिनरल कैसे निकालते हैं, माइनिंग से। तो ये जो माइनिंग होती है ना, इसके कुछ नुकसान हैं, हैज़ार्ड्स हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो माइनिंग है इसका लोगों की हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है। अब अपन को ये पढ़ना है कि माइनिंग का लोगों की हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं माइनर्स की। ठीक है, माइनर्स पर क्या असर होगा, पल्मोनरी डिसीजेज हो सकती हैं, क्यों, डस्ट होती है, नॉक्शियस फ्यूम्स होती हैं जो ये इनहेल करते रहते हैं, जिसके कारण पल्मोनरी डिसीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा माइन के डूबने का, गिरने का खतरा बना ही रहता है, कोलैप्स हो सकती है माइन की रूफ, जिसमें लोगों की जान जा सकती है। इनंडेशन यानी कि पानी भर जाना हो सकता है, कई बार आग लग जाती है। कोल माइंस में कोल निकल रहा था, साथ में गैस आ गई, चिंगारी लगी, पता चला कि आग लग गई। ठीक है, तो ये सारे जो थ्रेट्स हैं ना, ये माइनर्स को हमेशा बने रहते हैं माइंस में। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो पोल्यूटेड हो रहे हैं, कंटेमिनेटेड होता जा रहा है वाटर बिकॉज ऑफ माइनिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी। ये जो होता है ना वेस्ट जो भी निकला माइनिंग का, या जो स्लरी होती है यानी लिक्विड सेमी लिक्विड टाइप का जो होता है, ये सब की हम डंपिंग भी करते हैं और उसके कारण भी लैंड, सॉइल, ये जो है ना इनमें
प्रॉब्लम, हम पोल्यूशन क्रिएट करते चले जा रहे हैं। रिवर्स में, रिवर स्ट्रीम्स में, रिवर बेड्स में, सब जगह हम पोल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये सारे हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में आ जाएगा तो 3 पॉइंट लिख देंगे अपन यहाँ से। ठीक, क्लियर है ये चीज़। अब ये माइनिंग जो है, परेशानी तो है इसमें बहुत ज़्यादा। अब ये इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी कि कई लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स में मर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं माइनिंग के लिए, उनको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है ना। तो जिसके कारण इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो ये किलर इंडस्ट्री भी कहलाने लगी है। यदि हम चाहते हैं कि ये माइनिंग को किलर इंडस्ट्री ना कहा जाए तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है, एंड एसेंशियल आर एसेंशियल टू प्रिवेंट द माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। ठीक है, और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस, ये 2 चीज़ें हैं, है ना। स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। सेफ्टी रेगुलेशंस, हेलमेट हो, प्रॉपर कपड़े हों, और जो सेफ्टी के लिए बोला कि इतना ही खोद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं खोद सकते हो, ये सारी चीज़ें जो सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, ये यदि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएं, ठीक है, और एनवायरमेंटल लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएं, तो इस इंडस्ट्री को किलर इंडस्ट्री बनने से रोका जा सकता है। ठीक, तो माइनिंग हो रही है, उसके नुकसान भी हैं। और माइनिंग में हम ये देख रहे हैं मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मिनरल्स तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको, लेकिन एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो भाई कंजर्व करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इन मिनरल्स पर, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी है मिनरल्स पर, ये अर्थ के क्रस्ट का बहुत ही माइन्यूट सा पोर्शन है। कितना है? 1%। यानी अर्थ का जो टोटल क्रस्ट है ना, उस पूरे क्रस्ट को आप खोद डालो तो जो मिनरल्स हमें रिक्वायरमेंट है वो कितने हैं? सिर्फ 1% ही हैं मिनरल्स। बाकी सब इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स हैं बहुत कम क्वांटिटी में, और हम इनको बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं ना हम इनको। अब बहुत समय में बहुत धीरे धीरे अपन देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होता है, कंज्यूम हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो हमको डेफिनेटली कंजर्व करने की ज़रूरत है ना। 1% है सिर्फ अर्थ के सरफेस का, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, रैपिडली हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फॉर्मेशन होता है, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा से कंस्ट्रक्ट होने में, ठीक है। और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो मिनरल्स का फॉर्मेशन करती हैं बहुत ही स्लो होती हैं, इसीलिए तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इनका फॉर्मेशन होता है, इनफाइनाइट नहीं है ये, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में इनका फॉर्मेशन होता है। तो हम ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो मिनरल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं, है ना। तो बहुत एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू यूज़ आवर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, अभी हमने वो समझा, लेकिन कंजर्व कैसे कर सकते हैं ज़रा इसकी बात करें तो ये पहला तरीका क्या है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो टेक्नोलॉजी है उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि लो ग्रेड के जो मिनरल्स हैं, उनके जो ओर्स हैं जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में मिनरल्स होता है, उनको भी लोअर कॉस्ट पर कंज्यूम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिसाइकल द मेटल्स, यूज स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट्स आर स्टेप्स टू कंजर्व रिसोर्सेज, है ना। सब्सटीट्यूट भी लेना पड़ेंगे, तो स्क्रैप मेटल का यूज़ करना, रिसाइकलिंग करना और सब्सटीट्यूट्स का यूज़ करना, ये भी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा तरीका है रिसोर्सेज को कंजर्व। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और वो है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। भाई हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ज़रा अपन एक नज़र डालते हैं। कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के खाना नहीं बन सकता, ठीक है। लाइट के लिए हमको चाहिए एनर्जी, हीट के लिए चाहिए हमको एनर्जी, इंजन को प्रोपील करने के लिए यानी व्हीकल्स को चलाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी। और जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरी है इसको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो भी हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हम चलते हैं, तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है भाई। अब जब हमें हर चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो
तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है कि भैया कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इन सब चीज़ों के लिए, यानी कुकिंग के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए, फ्यूल हीट के लिए, लाइट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिनरल्स से मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ठीक है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, अब ये क्या हो गए, हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस हो गए, ये एनर्जी मिनरल्स हैं जो हमारे लिए एनर्जी का सोर्सेस हो गए। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जो एनर्जी मिनरल्स हैं इनको भी हमने अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये जो एनर्जी मिनरल्स हैं इनको हम मेनली दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स में कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताइए। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जो चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं। कौन कौन से हैं, फायरवुड, ये सबसे पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, लकड़ी जलाकर, है ना। कैटल डंग केक यानी कि कंडे जो होते हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बोथ हाइड्रल एंड थर्मल। ये जो है ना ये कन्वेंशनल है, बहुत लंबे समय से हम इनको उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अब नए डेवलप हो रहे हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल, और इसमें ज़्यादातर कैसे हैं, रिन्यूएबल है, ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है एंड एटॉमिक एनर्जी है। ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल। इनका जो यूज़ है पिछले कुछ डेकेड्स में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और उसमें भी यदि हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो फायरवुड एंड कैटल डंग केक ये अभी भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स हैं ये अभी भी रूरल इंडिया में, ठीक है। अब इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, हमारे पास डेटा है कि आज भी रूरल हाउस होल्ड्स की यदि हम बात करें तो लगभग 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रूरल हाउस होल्ड की वो कैसे फुलफिल होती है, ये जो हमने 2 पढ़े, फ्यूल वुड एंड कैटल डंग केक, है ना, इन 2 चीज़ों से रूरल हाउस होल्ड की 70%। हालांकि देखो ये डेटा भी सीबीएसई के पास बहुत पुराना है, अब इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल गैस वगैरह प्रोवाइड करा रही है ना, गैस कनेक्शंस घर घर पहुंच रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के थ्रू, तो ये जो है ना परसेंटेज डेफिनेटली घटा होगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में अभी भी ये दिया हुआ है कि 70% से ज़्यादा फ्यूल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो रही है, फ्यूल वुड से और काऊ डंग केक से, ठीक है। अब इनका यूज़ करने से समस्या भी है, फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, और एक जो वैल्यूएबल मेन्योर है ना, जो फर्टिलाइज़र का काम कर सकता है, वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि काऊ डंग आपने जला दिया, है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो कंटिन्यूस यूज़ होता है इनका, है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफ़िकल्ट। क्यों, ड्यू टू द डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया घटता जा रहा है तो फ्यूल वुड की दिक्कत है। एंड यूजिंग डंग केक टू इज बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अपन को याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं लेकिन नुकसान है क्योंकि फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं इसके कारण, और दूसरी चीज़ क्या, जो मैन्योर वैल्यूएबल मैन्योर है वो भी ख़राब हो जा रहा है, ठीक। तो ये हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है उसका एक रीज़न हमने देख लिया एक तरीके से, कि जो नॉन कन्वेंशनल हम यूज़ कर रहे हैं उनको यदि ऐसे यूज़ करते रहे तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन रिन्यूएबल, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए हमें कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। इसके अलावा काऊ डंग केक और फ्यूल वुड का हमने देखा कि फ्यूल वुड यूज़ कर रहे हैं तो फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, काऊ डंग केक यूज़ कर रहे हैं तो जो वैल्यूएबल मैन्योर है वो डिसअपियर हो रहा है। इसीलिए हमें कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हटने की और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कि कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोल। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल है वो कोल है, ठीक है। तो इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है वो क्या है, कोल है,
ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करता है ना, तो इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। हमारी चाहे हम कमर्शियल की बात करें चाहे डोमेस्टिक यूज़ की बात करें, तो ज़्यादातर एनर्जी जो हमें मिल रही है वो कोल से ही मिल रही है। ठीक है, क्यों, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? पावर जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ किया जा रहा है। पावर किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए भी और डोमेस्टिक यूनिट्स के लिए भी, दोनों जगहों के लिए कोल का यूज़ किया जा रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हम जो है ना कोल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी कमर्शियल और एज वेल एज डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और कोल जो है ये बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। रीज़न क्या होता है? इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्रेशन के कारण होता है। जब प्लांट्स है ना, प्लांट मटेरियल जो होता है कई लाख सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नीचे दबा हुआ है, उसका कंप्रेशन हो रहा है, तो कितनी डेप्थ पर है और कितने लंबे समय तक उसका कंप्रेशन हुआ है, उसके बेसिस पर कोल जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है ना। तो कोल इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये? डिग्री ऑफ कंप्रेशन, है ना, एक चीज़ याद रखेंगे, और दूसरा डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल। ठीक है, डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल की कितनी गहराई में और कितने लंबे समय तक वो दबा रहा। तो इसके बेसिस पर कोल जो होता है वो 4 टाइप का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। इसमें से जो बिटुमिनस होता है वो अपन कहते हैं मेटलर्जिकल कोल है एक तरीके से, उसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है फर्नेस में जो मेटल को पिघलाने में बहुत काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीट। ठीक है, पीट जो होता है इसको हम कच्चा कोयला भी कह सकते हैं, एक लकड़ी वाला कोयला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिकेइंग प्लांट्स से बनता है स्वाम्प्स में। ठीक है, जब कोई प्लांट्स स्वाम्पी एरियाज में काफ़ी लंबे समय तक कुछ गहराई पर दबे रहते हैं तो इस तरीके से जो होता है ना ये पीट बनता है। तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है, इसकी हीटिंग कैपेबिलिटी कम होती है ना, तो इट हैज़ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। ठीक, दूसरा क्या आता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये भी लो ग्रेड ब्राउन कोल है, ये इसके जैसा नहीं है, पीट से तो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ये क्या है? लो ग्रेड ब्राउन कोल है जो कि सॉफ्ट होता है और इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। हालांकि ये फिर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिसोर्सेस, लिग्नाइट की जो माइंस हैं, है ना, प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स जो हम कहते हैं, ये कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में नेयावेली में, है ना, तमिलनाडु में एक जगह है नेयावेली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट के हमको रिसोर्सेस मिलते हैं, लिग्नाइट के रिजर्व्स मिलते हैं अपन को यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन थोड़े और अच्छे क्वालिटी के कोल पर, वो होता है बिटुमिनस। ठीक है, ये और गहराई तक और ज़्यादा लंबे समय तक दबा हुआ रहता है और ये अच्छी क्वालिटी का होता है, इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगला कोल जो बेरीड डीप एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर्स, है ना, और ज़्यादा गहराई में दबा हुआ है और ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है इस कोल को। ठीक है, तो ये जो कोल है ना मोस्ट पॉपुलर इन कमर्शियल यूज़। ठीक, बिटुमिनस जो है, इंडिया में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जिकल कोल। मेटलर्जिकल कोल क्या होता है? इस हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का, और हार्डेस्ट कोल अपन कह सकते हैं इसको। ये होता है काफ़ी लंबे समय तक जलता है, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन इसके रिजर्व्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ काय के ज़्यादातर रिजर्व्स बिटुमिनस के। ठीक, क्लियर है ये? आगे आ जाते हैं, अब जरा अपन कोल की बात करते हैं, किस तरीके के रॉक्स में ये कोल हमको मिलता है ना। तो 2 तरीके के रॉक्स होते हैं, एक होता है आपका टर्शरी रॉक्स होता है और एक होते हैं गोंडवाना रॉक्स, है ना। गोंडवाना रॉक्स जो हम बात कर रहे हैं जिसमें से जो कोल मिलेगा उसे हम गोंडवाना कोल कहेंगे, जो लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराने होते हैं। ठीक है, और टर्शरी रॉक्स जो होते हैं या टर्शरी कोल जिसे हम कहते हैं, ये लगभग 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये याद रखेंगे, 2 टाइप के रॉक फॉर्मेशंस में कोल मिलता है, एक गोंडवाना कोल और दूसरा टर्शरी कोल। ठीक, तो ये 2 रॉक सीरीजेस हैं
जिनमें हमें कोल मिलता है। अब इसमें गोंडवाना कोल कहाँ पर मिलता है और टर्शरी कोल कहाँ मिलता है, दोनों की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं गोंडवाना कोल की, या जो मेटलर्जिकल कोल है ना, ये कहाँ पर मिलता है अपन को, मेनली दामोदर वैली में, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में है ना। झारखंड में आप देखोगे ये बोकारो, झारिया, रानीगंज, ये जो मेन हमारे रिजर्व्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में है, इसमें झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं हमारे लिए। इसके अलावा और भी जगहों पर गोंडवाना कोल मिलता है, जैसे कि कौन कौन सी नदियों की बात करें अपन यहाँ पर, गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली। इन रिवर्स की जो वैलीज हैं, यहाँ पर भी हमको किस तरीके के डिपॉजिट मिलते हैं, गोंडवाना कोल के डिपॉजिट्स मिलते हैं, है ना। अब बात करते हैं टर्शरी कोल की। टर्शरी कोल हमें जनरली कहाँ मिलता है, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमको टर्शरी कोल मिलता है, ठीक। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब ध्यान से समझना, ये जो कोल होता है एक बल्की मटेरियल होता है, ठीक है, और जब इसको हम बर्न करते हैं तो उसका वेट लूज हो जाता है, एशेस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होती है या जिसमें कोल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ या तो ये कोल जहाँ पर मिल रहा है वहीं पर एस्टैब्लिश की जाती हैं या उसके आसपास एस्टैब्लिश की जाती हैं, जहाँ ताकि ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्चा ना आए, अदरवाइज इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हैवी सब्सटेंस होता है, इंडस्ट्रीज़ में और थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ किया जाता है, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, नियर कोल फील्ड्स, या तो उसी कोल फील्ड्स में या उस कोल फील्ड के पास में, ठीक। तो ये याद रखना है हमको कोल के बारे में, ये सारी जानकारी। अब हम आ जाते हैं पेट्रोलियम पर। अगला जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम जो होता है कोल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा अबंडेंटली जो मिलता है हमको इंडिया में, है ना। तो सबसे ज़्यादा कोल मिलता है। हालांकि ये मत सोचना कि कोल सबसे ज़्यादा है तो हमारे पास कोल की कमी नहीं है। इंडिया में जो एनर्जी मिनरल्स मिल रहे हैं उनमें कोल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कोल अवेलेबल नहीं है, वैसे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है ना, कोल के बाद सबसे ज़्यादा नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल, ठीक है। और इसका यूज़ भी काय के लिए किया जाता है, फ्यूल किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करा रहा है, हीट, लाइट, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कैसे भाई, जैसे अपन सिंथेटिक टेक्सटाइल की बात करें, है ना, जो हमारे कपड़े आते हैं ना, जो हम वाटर पार्क वगैरह में पहन के जाते हैं, वो सारा सिंथेटिक टेक्सटाइल जो बनता है वो ये पेट्रोलियम से जो वेस्ट बच जाता है उसी से ही बनता है ना। तो पेट्रोलियम जो है वो हीट भी प्रोवाइड करा रहा है, लाइट भी प्रोवाइड करा रहा है, लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करा रहा है, ग्रीस वगैरह भी इसी से मिलता है, एंड रॉ मटेरियल भी ये प्रोवाइड करा रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इनके लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है। तो ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है ना। नोडल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जैसे कि सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़, इन सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है कौन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नोडल इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये पेट्रोलियम मिलता कहाँ पर है, ठीक है, जरा इसकी बात करते हैं कि कहाँ पर मिलता है इंडिया में। ये एंटीक्लाइंस में एंड फॉल्ट ट्रैप्स में, है ना। तो ये होती हैं एंटीक्लाइंस, है ना, ये जो अपफोल्ड है ना, ये यहाँ पर अपन को जनरली मिलेगा कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। और फॉल्ट ट्रैप्स, है ना, फॉल्ट ट्रैप्स इसमें अपन को उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये फॉल्ट ट्रैप्स हैं, यहाँ पर भी अपन को पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। तो फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एज, ये याद रखना है ना, गोंडवाना एज के रॉक्स में नहीं मिलता पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किस टाइप के रॉक्स में मिलता है, टर्शरी एज के जो रॉक्स होते हैं, यानी कि 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो रॉक्स होते हैं, उनमें अपन को पेट्रोलियम मिलता है। किन में मिलता है, एंटीक्लाइंस में या फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है अपन को, ठीक। अब ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, जो फोल्डिंग्स होती ना, फोल्डिंग इन द रीजन्स ऑफ फोल्डिंग, एंटीक्लाइंस और डूम्स। एंटीक्लाइंस, ये जो एंटीक्लाइन है ये क्या है, ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये जो डूम बना ना, ये डूम,
ये एंटीक लाइन है, ठीक है। इस एंटीक लाइन में हम कह रहे हैं, इस एंटीक लाइन को या डूम जो हम कह रहे हैं इसको, इसमें हम देखते हैं ऑयल जो होता है ट्रैप्ड होता है इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, है ना। ये जो अपफोल्ड है इसके क्रेस्ट में ऑयल जो है वो ट्रैप्ड होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रैप्ड है ना, ये जनरली यहाँ पर जो लेयर होती है रॉक्स की वो पोरस लाइमस्टोन या सैंडस्टोन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन, किस तरीके का, पोरस होता है जिसमें से ऑयल जो है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। यदि ये पोरस नहीं होगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ये किस तरीके का होता है, पोरस होता है, ठीक है। अब यहाँ पोरस हो गया और ऊपर और नीचे कैसी होगी, नॉन पोरस लेयर्स होगी जो उसको ऊपर या नीचे जाने से रोक सकती हैं, है ना। तो पोरस है, पोरस लेयर है सैंडस्टोन या लाइमस्टोन की बीच में, उसके ऊपर और उसके नीचे नॉन पोरस लेयर्स होती हैं जिसके कारण जो ऑयल होता है वो इधर उधर नहीं जा पाता है, ठीक। क्लियर है ये चीज़। तो पेट्रोलियम जो होता है वो कहाँ मिल रहा है अपन को, या तो एंटीक लाइन्स में या फिर फॉल्ट ट्रैप्स में, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। अब इसके साथ में गैस भी मिलती है, गैस जो होती है वो लाइट होती है तो पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है, तो गैस जो होती है बीइंग लाइटर यूजुअली आकर अबव द ऑयल, ठीक है। तो नेचुरल गैस का भी अपन को याद रखना है भाई। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब सबसे मेन कंसर्न क्या होता है जियोग्राफी में कि ये चीज़ें मिलती कहाँ हैं, कौन से एरिया में। अभी हमने क्या देखा था, किस तरीके के रॉक्स में ये मिलती हैं या किस तरीके के फॉर्मेशंस में ये मिलती हैं। अब हमको क्या देखना है, कौन से एरिया में अपन को वो फॉर्मेशंस या वो रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो हम क्या देखेंगे अब, कौन से एरिया में ये मिलता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है मुंबई हाई में, है ना। ये जो एरिया है ये मुंबई हाई, ये याद रखना है, ये आपको मैप पे लोकेट करने के लिए आता है ना, ये मुंबई हाई, ठीक। इसके अलावा गुजरात में, ठीक है, और असम में भी अपन को ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिलता है। गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड कौन सी है, अंकलेश्वर, है ना। ये अपन को दिख रही है यहाँ पर अंकलेश्वर, ये गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। और असम की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले पेट्रोलियम असम में ही मिला था, है ना। तो असम इज़ द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपन को वो दिख रही हैं फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स, उसमें क्या आ जाता है, दिग्बोई एंड नहारकटिया, ठीक है। एक और नाम दिया हुआ है यहाँ पर मोरान हुगरीजन, है ना। ये अपन को मैप पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है असम की। लेकिन यदि हम नेशनल लेवल पर देखें तो नेशनल लेवल पर हमें याद रखना है, जो आपको मैप में पूछी जा सकती है वो है मुंबई हाई, बेसिन, अंकलेश्वर, दिग्बोई एंड नहारकटिया। ये चीज़ें हैं जो आपको मैप पर लोकेट करने के लिए पूछी जा सकती हैं, तो हमको इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं अपन, नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो है ना एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, मतलब बहुत कम पोल्यूशन करता है। और ये कहाँ मिलती है अपन को, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ में मिलती है। तो जैसे हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये गैस भी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जैसे हमने निकाला सरफेस पर लाया, वैसे ही ये गैस भी रिलीज हो जाती है। अब ये जो है ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है। डोमेस्टिक फ्यूल की तरह तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, हम सभी के घरों में हम जानते हैं गैस सिलेंडर आता है जिसमें नेचुरल गैस होती है, लेकिन उसको लिक्विफाइड फॉर्म में बना देते हैं तो अपन एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये एलपीजी के फॉर्म में हमारे यहाँ यूज़ हो रही है, तो ये नेचुरल गैस से ही अपन एलपीजी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग पर्पस इन इंडस्ट्री एंड हीटिंग पर्पस इन इंडस्ट्री। तो पावर सेक्टर में हो रही है यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और हीटिंग के लिए यूज़ हो रही है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक। इसके अलावा रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, यहाँ कैसे यूज़ हो रही है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रही है। एंड फ्यूल की तरह कहाँ यूज़ किया जा रहा है इसको, ट्रांसपोर्ट में और कुकिंग में, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। ये नेचुरल गैस की बात कर ली हमने भाई, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताना लेकिन बाकी है, ठीक है। अब गैस जो है ना ये धीरे धीरे इसका नेटवर्क बढ़ रहा है ना। कैसे बढ़ रहा है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है इसका। अपन देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है कि पाइपलाइंस डालो और उन पाइपलाइन से घरों में डायरेक्टली गैस सप्लाई करो, ये सिलेंडर वाला झंझट ख़त्म करना है उनको, है ना।
और मीटर लगा देंगे कि भैया आपने कितनी यूज़ करी है, उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे, है ना। तो लोकल सिटीज़ में यदि हम बात करें तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस से रिलेटेड, ये एक्सपैंड हो रहा है, जिसको COD भी कहा जाता है। वैसे तो ये केमिकल ऑक्सीजन डिलीवरी से रिलेटेड ऐसा कुछ होता है ये चीज़, लेकिन है ना, देखो ये एक सिस्टम है, उसको ये नाम दिया है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसको हम नेचुरल गैस सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल सिटीज़ में, है ना, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और नेचुरल गैस जो है उसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। हम जानते हैं आजकल CNG ऑटो, CNG बसेस ये सब चल रही हैं, और अब तो कार्स वगैरह भी CNG से चलती हैं ना। और कुकिंग फूड के लिए तो हम जानते ही हैं कि ये PNG की तरह इसको घरों में यूज़ किया ही जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी तरह से यूज़ की जा रही है गैस, और इसके मेजर जो एरियाज़ जहाँ ये गैस मिलती है वो कहाँ पर है, मुंबई हाई एंड बेसिन, ठीक है, जो हमने मैप में देखे थे। इसके अलावा जो अलाइड फील्ड्स हैं अलोंग द वेस्ट कोस्ट के अलोंग हम देखते हैं कि और भी जो गल्फ ऑफ कैम्बे वगैरह है, कैम्बे बेसिन में भी अपन को नेचुरल गैस मिलती है। और ईस्टर्न कोस्ट की यदि हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट में हमें कुछ नए रिजर्व्स मिले हैं गैस के इन कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना। तो देखो ये बेसिन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये मुंबई हाई और बेसिन वाले एरिया में अपन को नेचुरल गैस मिलती है। उसके अलावा ये KG बेसिन दिख रहा है, ये महानदी के आसपास वाला एरिया है, ठीक, सॉरी ये कृष्णा गोदावरी के आसपास वाला एरिया है, ये महानदी के आसपास वाला एरिया है। इन सब जगहों पर अपन को नेचुरल गैस मिल रही है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब इस नेचुरल गैस को सप्लाई करना है तो उसके लिए पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन, जिसे आर्टरी भी कहते हैं, है ना, हार्ट के लिए जो आर्टरीज होती ना, तो इंडिया का जो पावर सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, वहाँ पर ये जो पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। और ये जो है ना किसने बनाई, ये गेल इंडिया लिमिटेड ने बनाई, जो किसको कनेक्ट कर रही है, किससे, मुंबई हाई और बेसिन को कनेक्ट कर रही है, किससे, फर्टिलाइजर्स पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से, फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, इससे कनेक्ट कर रही है ये HVJ पाइपलाइन, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, आर्टरी। और इससे क्या हुआ है, इंडिया के डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। देखो भाई, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा था 10 गुना बढ़ गया है। 1700 किलोमीटर हुआ करता था, अब ये बढ़कर कितना हो गया, 18,500 किलोमीटर्स, और अगले कुछ सालों में ये 34,000 किलोमीटर्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द गैस ग्रिड। ये लिंकिंग करेगी गैस के सोर्सेस की, ठीक है। इसके कारण हम ये समझ रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 3 मेन तो हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पर। भाई इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कई तरीक़ों से प्रोड्यूस होती है और इसके बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आज के टाइम पे देखें तो लगभग हर चीज़ में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कंट्री का जो डेवलपमेंट की इंडेक्स होती है उसकी तरह से यूज़ किया जा रहा है ना। मतलब कि यदि हम ये बताना चाहें कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है तो हम ये देखते हैं कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना हो रहा है। जहाँ जिस कंट्री में पर कैपिटा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली तो हम 2 तरीक़ों से प्रोड्यूस करते हैं, एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो रनिंग वाटर होता है वो टरबाइन को घुमाता है ऊपर से, जैसे डैम में देखा पानी टरबाइन पे गिरा, टरबाइन घूमा तो उससे एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो उस मैकेनिकल एनर्जी को जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और दूसरा होता है कोल वगैरह को जो बर्न करते हैं हम, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको जब हम बर्न करते हैं तो इनसे भी स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो स्टीम जो होती है वो टरबाइन को चलाती है। जैसे हमने देखा ना रेलवे इंजन में स्टीम इंजन होता है तो उसमें कोयला डालते हैं, आग जलती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम जो है वो इंजन को इतना तेज़ी से चला लेती है कि आप सोचो वो इंजन जो है वो इतनी बड़ी रेल को खींच ले जाता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम 2 तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक रनिंग वाटर के थ्रू, वो भी टरबाइन को घुमा रहा है, और एक हीट प्रोड्यूस करके और उससे जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो टरबाइन को घुमा रही है, ठीक है। अब
कैसे भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, एक बार वो इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो वो सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग होगी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग होगी। दोनों इलेक्ट्रिसिटी सेम होती हैं। एक बार बनने के बाद चाहे तुम किसी भी तरीके से बनाओ वो एक ही जैसी ही होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा रही है? बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, और इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और मैप में हमने उनको लोकेट भी किया है ना। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का, वहाँ से आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, कोपली हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा रही है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बर्न करके थर्मल पावर प्लांट्स में इनको बर्न किया जाता है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अब इसमें से देखो, आपको ना मैप में मार्क करने के लिए आएगा तो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आपको 3 ही थर्मल पावर स्टेशन मार्क करने बोला है। एक नामरूप इन असम, दूसरा सिंगरौली इन मध्य प्रदेश और तीसरा रामगुंडम इन तेलंगाना। ठीक है, ये 3 ही आपको लोकेट करने के लिए बोला गया है। आगे चल के अपन थर्मल पावर प्लांट्स भी पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट्स में भी आपको कल्पक्कम, ठीक है, इसके अलावा काकरापारा, तारापुर एंड नरोरा, ये 4 थर्मल पावर प्लांट्स और ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और 3 थर्मल पावर प्लांट्स आपको लोकेट करने के लिए बोले गए हैं। ठीक है, तो इसको अभी अपन फिर से देखेंगे, बट अभी हमने क्या देखा कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर। कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने 4 पढ़े, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड चौथा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब 5 आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम अभी फ़िलहाल किस चीज़ पर डिपेंडेंट हैं? फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, इन चीज़ों पर अभी हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन इनके प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं और क्वांटिटी घटती जा रही है ना। तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं और शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेजेस हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सप्लाई। फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या पावर मिलेगी कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा अनसर्टेनिटी है ना। इसीलिए हमें इनको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं इसके हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यदि हम इसी पर डिपेंडेंट रहेगा ना तो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? प्राइजेस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी घट रही है, तो डेफिनेटली हमारी नेशनल इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमको कन्वेंशनल सोर्सेज के यूज़ करने की ज़रूरत है। ये तो बात हो गई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को भी तो ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं ना, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना। तो ये इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास या बायोगैस। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमको यूज़ करने की ज़रूरत है और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक, क्लियर है ये चीज़? अब इसमें इंडिया में क्या कंडीशंस हैं? क्या हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हमारे पास अवेलेबल हैं? तो हम जानते हैं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट सनलाइट है, वाटर है, विंड है, बायोमास है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। क्योंकि देखो सनलाइट क्योंकि हम ट्रॉपिकल रीजन में भी आते हैं, वाटर बहुत सारी नदियाँ हैं, विंड तो बहुत तेज़ी से चली रही है हमारे यहाँ पर राजस्थान और गुजरात जैसे एरियाज़ में, और बायोमास इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कैटल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोग्राम्स बनाती है ना। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बना के रखे हैं ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको यूज़ करने के, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक एटम के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, है ना। तो राहुल गुरंग सर के वीडियोस आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में,
जिसमें वो चेन रिएक्शंस बताएंगे कि कैसे जब एक एटम के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट से टरबाइन, फिर से देखो घूम फिर के वो टरबाइन पर ही आना है, टरबाइन घूमेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है एटॉमिक एनर्जी? बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब जब ये अल्टरेशन किया जाता है तो इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है? हीट के फॉर्म में रिलीज होती है और इससे हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि हर एक एटम के स्ट्रक्चर में चेंज करने से, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम के स्ट्रक्चर में चेंज करने से ऐसा होगा, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है ना। तो ये यूरेनियम और थोरियम इंडिया में कहाँ अवेलेबल हैं? झारखंड में अरावली रेंजेस में, है ना। झारखंड हो गया, अरावली रेंजेस कहाँ हो गई? राजस्थान में। ठीक है, इनमें यहाँ पर अपन को ये यूरेनियम और थोरियम के रिजर्व्स मिलते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मोजेनाइट सैंड ऑफ केरला, इसमें भी हमको थोरियम मिलता है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने के लिए। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मैंने बताया था हैं तो बहुत सारे, नरोरा है, रावत भाटा है, काकरापारा, तारापुर, कैगा, कलपक्कम, है ना। ये हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको कौन कौन से पूछे जाएंगे? कलपक्कम, तारापुर, काकरापारा, नरोरा। ठीक है, ये आपको मार्क करने के लिए आएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो अपन को ये 4 की लोकेशंस याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन अगले पर आते हैं। अगला क्या है? सोलर एनर्जी। हम जानते हैं भैया इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है ना। ट्रॉपिकल हम जानते हैं, ये सभी को याद होगा मेरे ख्याल से कि ये अर्थ है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना। तो ये इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है, यहाँ इक्वेटर के पास वाला। उसके बाद यहाँ दोनों तरफ जो ये एरिया है ये क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, फिर सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, फिर सब पोलर और देन आखिरी में पोलर। ठीक है, तो इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में आता है। हमारे यहाँ डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इसीलिए हमारे यहाँ क्या है? एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी को हम कैसे ट्रैप करते हैं? हम यूज़ करते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का, यानी सोलर सेल्स का। ये जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है या सोलर सेल्स हैं, ये डायरेक्टली सोलर एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। देखो अभी हमने क्या बोला था कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल करते हैं। अब ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे हम कैसे ही जनरेट करें, है ना। तो ये जो है ना, ये खासतौर से रूरल एरियाज़ में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में थर्मल एनर्जी का यूज़ करने से क्या होगा? जो फ्यूल वुड पर और काऊ डंग केक पर इनकी जो डिपेंडेंस है, कैटल डंग केक पर जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस होगी, फॉरेस्ट भी बचेंगे और मैन्योर भी बचेगा। तो देखो बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच विल मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स। ठीक है, इससे क्या होगा? इसका क्या फ़ायदा होगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर मिल जाएगी एग्रीकल्चर को। 2 फायदे हो गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो गया और एग्रीकल्चर में मैन्योर भी मिल गया। ठीक, तो ये फ़ायदे हैं काय के? सोलर एनर्जी के। ठीक है, तो सोलर एनर्जी वैसे गुजरात और राजस्थान में इसके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशंस हैं। अब आ जाते हैं विंड एनर्जी की। यहाँ पर भी देखो क्या घूम रहा है, ये विंड मिल्स घूम रही हैं। ये विंड मिल्स एक मैकेनिकल एनर्जी है, फिर एक टरबाइन से जुड़ा हुआ, वो एक उससे जुड़ा हुआ है जनरेटर से, जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके लिए भी। लार्ज फार्म क्लस्टर्स हैं, विंड फार्म क्लस्टर्स इंडिया में कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। कहाँ? नागरकोइल में, ये लार्जेस्ट है। तमिलनाडु में नागरकोइल में जो है, नागरकोइल से मदुरई तक ये लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक ही हैं, और भी जगहों पर हैं। आंध्र प्रदेश में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारी जगहों पर है। वहाँ सबके नाम मेंशन नहीं किए हुए हैं लेकिन। ठीक है, तो नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। ठीक है,
नागरकोइल एंड जैसलमेर। अब देखो यहाँ कहीं राजस्थान नहीं देखा, लेकिन यहाँ जैसलमेर का नाम आ गया कि ये विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस क्या भाई, जो कैटल डंग केक हैं, वैसे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैटल डंग से ही अपन बना रहे हैं, इसके अलावा हम जो सब्जियां वगैरह होती हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, इन सबको भी डिकम्पोज करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो बायोगैस प्लांट होता है ना, ये कई लोग सेटअप करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी सेटअप कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी सेटअप कर सकते हैं, और म्यूनसिपल यानी कि गवर्नमेंट भी सेटअप कर सकती है ये प्लांट्स, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखेंगे, ये प्लांट्स सेटअप करने में सबसे आगे रहते हैं। और इंडिया में जनरली इनको हम गोबर गैस प्लांट बोलते हैं, क्योंकि वो गोबर जो होता है ना, गाय का जो डंग होता है ना, उसको गोबर कहते हैं हिंदी में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस प्लांट। अब इससे फ़ायदा क्या, बेनिफिट क्या है, दो बेनिफिट हैं। क्या, फार्मर जो है उसको एनर्जी भी मिल गई, है ना, और मैन्योर भी मिल गया, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, एनर्जी भी मिल रही है और मैन्योर भी मिल रहा है। कई सारी चीज़ों से प्रोड्यूस होता है, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, है ना, ये सब चीज़ों को हम सड़ाते हैं एक तरीके से और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये सब, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इससे गैस अपन को मिलती है। और इसका जो थर्मल एफिशिएंसी होती है ना, बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू कैरोसिन, डंग केक एंड चारकोल, कोयला वगैरह जो होता है। इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है बायोगैस, इसकी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कैटल डंग को यूज़ करने का सबसे इफेक्टिव साधन जो अपने पास है वो क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस करना। इससे मैन्योर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और इससे हमारा जो ट्रीज़ वगैरह का लॉस हो रहा है, मैन्योर का लॉस हो रहा है बर्निंग के कारण, वो सब रुक जाता है। ठीक, तो ये हमारा बायोगैस भी कंप्लीट हो गया भाई नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। अब आ जाते हैं हम टाइडल एनर्जी पर। टाइडल एनर्जी क्या है भैया, हम जाते हैं ओशंस में, टाइड्स आती हैं, है ना। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टाइड्स में, वेव्स में और करंट्स में, है ना। करंट्स क्या है, जो फ्लो हो रहा है ना वाटर कंटिन्यूसली, वो करंट्स कहलाते हैं ना, ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो होता है। फॉर मान लीजिए अपन ये कि ये बहुत बड़ा ओशन है ना, तो हो सकता है इस ओशन में यहाँ पर वार्म वाटर करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हो सकता है उसके बाजू से यहाँ कोल्ड वाटर करंट्स जा रहे हों ऐसे, है ना। ये करंट्स क्या है, वो फ्लो जो चल रहा है वो करंट्स हैं। लेकिन फिर वेव्स होती हैं, जो ऊंची लहरें उठती हैं, है ना, ऐसी ऊंची ऊंची लहरें बीच में उठती हैं ना, जिन पर सर्फिंग करते हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन टाइड्स क्या होती हैं, टाइड मतलब क्या होता है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कई बार वो मून जो है ना, वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर ओशन का कॉर्नर है, यहाँ तक पानी था, जब मून होगा और वो उसका अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ये पानी आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये क्या कहलाती है, हाई टाइड। ठीक है, अब जब मून नहीं है तो ये वापस रिसीड हो जाएगा पानी, ये क्या कहलाती है, लो टाइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहाँ पर हमने फ्लड गेट डैम्स बना दिए। अब जैसे हाई टाइड आई तो वो पानी जो है वो गेट के ऊपर से अंदर भर गया। ठीक है, फ्लड गेट डैम्स हैं तो ऊपर से भर गया। ठीक, और जैसे लो टाइड आई तो वो पानी जो है एक पाइप के थ्रू टरबाइन से होते हुए वापस ओशन में मिल जाएगा। तो ये टाइडल एनर्जी इस तरीके से प्रोड्यूस होती है ना। तो ओशन टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। इस तरीके के जो इनलेट्स होते हैं ओशन से, है ना, तो ये इस तरीके से अपन ने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ बीच में। जैसे हाई टाइड आएगी तो ये इनफ्लो हो जाएगा, पानी अंदर भर जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा टरबाइन से होते हुए जब लो टाइड आएगी, है ना। तो फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं अक्रॉस द इनलेट्स। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। ट्रैप हो गया पानी। फिर क्या किया अपन ने, आफ्टर द टाइड फॉल्स, टाइड लो टाइड आई आउटसाइड द फ्लड गेट, जैसे ही फ्लड गेट के बाद लो टाइड आई तो क्या हुआ, द वाटर retained by the floodgate flows back to the sea by a pipe that carries it through a power generating turbine, है ना। तो पाइप से टरबाइन पे गया और फिर वहां से वापस ओशन में चला जाता। तो ये भी तो रिन्यूएबल हो गया और इससे
इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। लेकिन ये हर जगह नहीं कर सकते, कुछ प्रॉपर एरियाज़ हैं जहाँ पर इसके लिए कंडीशंस हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबंस। ठीक है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे पास टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशंस अवेलेबल हैं। ठीक, अब कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे आखिरी आता है जियोथर्मल एनर्जी, है ना। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ की हीट से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जियोथर्मल। हम जानते हैं जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं अर्थ के सरफेस में, जैसे जैसे डेप्थ में अंदर चलते चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसी का यूज़ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? क्योंकि जब जैसे जैसे अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है और मान लीजिए वहाँ वाटर है, तो वो वाटर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब वो सरफेस पर आता है इतना गर्म पानी, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, है ना। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कैसे होता है? जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ द इंक्रीजिंग डेप्थ। यही चीज हमने अभी डिस्कस की कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे अर्थ जो है वो और ज़्यादा हीटअप होती जाएगी। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है शैलो डेप्थ पर ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जहाँ जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई होता है ना। तो वेयर जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है? अब ये कांस्टेंट है। जैसे हमने बोला था इतनी डेप्थ पे गए तो इतना टेम्परेचर बढ़ा, फिर गए तो इतना बढ़ा, फिर गए तो इतना बढ़ा, तो हम एक कांस्टेंट निकाल लेते ना साइंस में। जैसे हमने बोला कि भाई टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल है काय के डेप्थ के, जितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे प्रोपोर्शनल का साइन मत हटाना है, इक्वल करके मुझे यहाँ एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो ये जियोथर्मल कांस्टेंट होता है। तो कई जगहों पर ये जियोथर्मल कांस्टेंट जो होता है ना, शैलो डेप्थ पर ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब वहाँ कम गहराई पर ही अर्थ का हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसी जगहों पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है ऐसे एरियाज में वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जब ये अर्थ के सरफेस पर आता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम को हम यूज़ करते हैं टरबाइन को डिराइव करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है ना। अब इसके लिए कंडीशंस कहाँ पर हैं? देखो आप जनरली ये हिली एरियाज में ज़्यादा दिखेगा अपन को। जैसे कि इंडिया की बात करें अपन तो बहुत सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, लेकिन माउंटेन एरियाज में ही मिलेंगे आपको ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स। और इन्हीं हॉट वाटर स्प्रिंग्स वाले एरिया में दो जगहों पर हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं जियोथर्मल एनर्जी के लिए। एक है पार्वती वैली नियर मणिकरण। मणिकरण एक घूमने की जगह है, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ शंकर जी का एक मंदिर बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, लोग उसमें चावल वगैरह डाल देते हैं, थैली में भर के पक जाते हैं वो चावल, है ना। तो ये मणिकरण के पास पार्वती वैली, पार्वती नदी बहती है वहाँ से, तो वहाँ पर है एक थर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट बनाया गया। और एक पुगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पर भी इस तरीके की कंडीशंस हैं। तो ये दो जगहों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गए। तो हमने अब नॉन कन्वेंशनल और ये नॉन कन्वेंशनल हो गए। तो अब हमने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी पढ़ लिए, नॉन कन्वेंशनल भी पढ़ लिए। हमको इतना समझ में आ गया कि एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अब हमें इन्हें कंजर्व करने की भी ज़रूरत है। तो कैसे कंजर्व करें भाई इस एनर्जी रिसोर्सेस को अपन? यदि हमको कुछ भी नहीं पढ़ना हो ना, तो सिंपल ये बोल देते हैं कि भाई जो हम घर से निकल रहे हैं तो लाइट बंद करके जाएं, फ़ैन बंद करके जाएं, कन्वेंशनल सोर्सेज की जगह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ करें, है ना। तो वो सारे नॉर्मल वेज हैं। और क्यों करना है ऐसा? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा है। अब यदि हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट पर ध्यान नहीं दिया और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ नहीं किया, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो एनर्जी जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, ये सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के ये सब नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरीली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, तभी ये ऑपरेशनल रह सकते हैं। क्या चीज़? इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स।
यदि एनर्जी नहीं होगी तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स वर्किंग नहीं रहेंगे, हम इनको चला ही नहीं पाएंगे। और चूंकि ये प्लान्स हैं और इसीलिए कंजम्पशन जो है एनर्जी का वो बड़ा है, हर फॉर्म में बड़ा है, तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, सब जगहों पर बढ़ता चला जा रहा है। इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। एक सस्टेनेबल पाथ चाहिए एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए हम क्या क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं? कंजर्वेशन। ठीक है, इसीलिए हम प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये दो प्लैंक्स हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल एनर्जी गेन कर सकते हैं। कौन से दो प्लैंक्स हैं? कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, इससे हम एनर्जी को कंजर्व करके और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया के पास, इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेटेस्ट, अभी अभी हम एनर्जी एफिशिएंट हुए हैं, पहले तो कमी थी, जब देखो तब लाइट गोल ही रहती थी, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। अब नहीं हो रहा ऐसा, मतलब कि हम एनर्जी एफिशिएंट हो गए हैं, तो ये लेटेस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज में से हम एक हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही सावधानी के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरत भी है सावधानी के साथ काम करने की। तो हमने क्या किया? वी हैव अडॉप्टेड अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ अवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, जुडिशियस यूज मतलब सोच समझ कर, प्लानिंग करके हम अपने एनर्जी रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो कैसे कर रहे हैं हम? अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? अ कंसर्न सिटीजन, एज अ कंसर्न सिटीजन वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक तरीका एनर्जी कंजर्व करने का, इंडिविजुअल व्हीकल से जाते हैं हर जगह, उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, लेकिन उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ क्या? स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, ये हमारी जिम्मेदारी है। यूजिंग पावर शेयरिंग डिवाइस, पावर सेविंग डिवाइसेस, यानी कि जो अपन देखते हैं ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन पर लिखा होता है, तो 5 स्टार मतलब एनर्जी सेविंग, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, तो पावर सेविंग इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस हमको यूज़ करनी चाहिए। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये 3-4 तरीके हैं जिससे कि हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, और एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एनर्जी को जितना हम कंजर्व करेंगे, जितना सेव करेंगे, उतना ज़्यादा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेव कर ली मतलब प्रोड्यूस कर ली। तो ये हमारे एनर्जी मिनरल्स भी यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो भाई ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। इन सारे कोर्सेज़ के डिटेल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।